हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बीच में ब्रेक हो गया था। आई एम कंटिन्यूइंग विद दिस वन इम्प्लाइज थ्री अगेन। वन इम्प्लाइज थ्री, लेट एम बी सिंपल। हमने हमें दे रखा है एम सिंपल है और हमें प्रूव करना है एम इज आइसोमॉर्फिक टू आर बटा आई। ठीक है, तो फर्स्टली यू विल प्रूव बाय क्वेश्चन नंबर 28 एंड देन वी हैव टू प्रूव दिस आई इज मैक्सिमल आल्सो। ठीक है जी, तो फर्स्ट पार्ट, आई दिस एम इज आइसोमॉर्फिक टू आर बटे आई। यू कैन कंटिन्यू। आपको अब क्लियर, बड़ा बहुत क्लियर हो चुका कंसेप्ट ये कि एम इज आइसोमॉर्फिक टू आर बटे आई। तो आर और एम के बीच में हमने एक मैप डिफाइन किया, बाय दिस प्रूव किया दिस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, दिस एफ इज ऑन टू। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या हो जाएगा, आर बटे फंक्शन का कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू कैपिटल एम। ठीक है, तो दिस इज ऑल डन इन क्वेश्चन नंबर 28। अल्टीमेटली वी प्रूव दिस आर इज आइसोमॉर्फिक टू कैपिटल एम। अब अगला टारगेट है कि दिस कर्नल एफ इज इक्वल टू कैपिटल आई, तो इट इज ऑलरेडी डन, so you can see, so kernel f is equal to I and ultimately we have r बटे I is isomorphic to कैपिटल M। अब हमारा अगला टारगेट है कि ये I मैक्सिमल है, ये प्रूव करना हमने। और मैक्सिमल प्रूव करने का तरीका, हमने क्या किया, अपनी मर्जी से एक आइडियल लिया। ये मैक्सिमल प्रूव करने का तरीका, एक आइडियल लिया, इस तरीके से लिया कि I को अपने में कंटेन कर रहा है और K इज कंटेन्ड इन R। और अल्टीमेटली हमने क्या करना है, इस K का वजूद खत्म करना है। तो K का वजूद खत्म होगा तो कब होगा, क्योंकि वी वांट टू प्रूव I इज मैक्सिमल। मैक्सिमल मीन्स I से बड़ा कोई नहीं है, तो इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे, आइदर K इज इक्वल टू I और K इज इक्वल टू R, वेयर K इज एन आइडियल ऑफ R। ओके, तो हमने लिया I इज कंटेन्ड इन K इज कंटेन्ड इन R, वेयर K इज एन आइडियल ऑफ कैपिटल R। आइडियल बोल सकते हैं और सब मॉड्यूल भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, पर यहाँ पर आइडियल की बात हो रही तो हम आइडियल की बात करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, R बटा K इज आइसोमॉर्फिक टू M। On the same analogy, as R बटे I is isomorphic to M, on this same analogy we are writing here R बटा K, we are replacing this I by capital K, M by capital M। I भी आइडियल था, K भी आइडियल है, M मॉड्यूल था, एंड M का सब मॉड्यूल ले लिया हमने। तो एज R बटे I is isomorphic to M, on the same analogy R बटे K is isomorphic to N for some non-zero sub module N। और you can, if you want to see how this becomes, so go to 3 implies 1। But the only non-zero submodule of M is M itself। non-zero submodule क्योंकि M सिंपल दे रखा है, ये हुआ यूज ऑफ सिंपल। क्योंकि M सिंपल दे रखा है तो इसका मतलब इस M के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही non-zero submodule होगा और वो होगा खुद। क्योंकि अगर ये सिंपल है तो इसके 2 सबमॉड्यूल होता है, एक खुद होता है, एक जीरो होता है, लेकिन ये नॉन जीरो है तो इसका सबमॉड्यूल एक ही होगा। इसका मतलब ये N जो है दैट इज इक्वल टू कैपिटल M। अब पीछे प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे। इसका मतलब R बटे K इज आइसोमॉर्फिक टू कैपिटल M। R बटे K आइसोमॉर्फिक टू कैपिटल M, R बटे I आइसोमॉर्फिक टू कैपिटल M। इसका मतलब R बटे I इज आइसोमॉर्फिक टू R बटा K। और अगर ये दोनों सेटअप्स में आइसोमॉर्फिक हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, I और K का कैरेक्टर सेम, सो I इज इक्वल टू K। यही हमने प्रूव करना था। आइदर वी वांट टू प्रूव I इक्वल टू K और वी विल प्रूव K इज इक्वल टू R। तो हमने प्रूव कर दिया I इज इक्वल टू K, सो I इज मैक्सिमम। सो सिंपल वन थ्योरम। उसका नेक्स्ट थ्योरम नंबर 33, स्टेट एंड प्रूव सूर्स लेमा, SCHUR। स्टेटमेंट क्या है, क्या लेमा है, क्या चल दिया सर, लेट कैपिटल M बी सिंपल R मॉड्यूल, ध्यान रखिएगा सिंपल R मॉड्यूल, एंड F इज मैपिंग फ्रॉम कैपिटल M टू कैपिटल M बी अ नॉन जीरो R होमोमॉर्फिज्म। ये आपको होमोमॉर्फिज्म दे रखी है M और M के बीच में, ध्यान रखिएगा। देन फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है, अगर F सिंपल है तो ये F इंजेक्टिव है। अगर F सिंपल है तो F इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव मीन्स 1 1। और अगर M सिंपल है, अब ध्यान रखना ऊपर F सिंपल है नीचे M सिंपल है, अगर M सिंपल है तो F इज सब्जेक्टिव। ठीक है, F इज सब्जेक्टिव। इवन यहाँ पर भी M ही होना चाहिए। इफ M इज सिंपल ऑन इन बोथ द केसेस, इफ M इज सिंपल देन F इज इंजेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। और प्रूव दैट इफ M एंड N आर R मॉड्यूल्स एंड M इज सिंपल then every non-zero R module homomorphism from M to N is 1 1। ठीक है, अगर M और N मॉड्यूल्स हैं, M सिंपल है, तो बोल रहा है कि M और N के बीच में जो भी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होगी वो हमेशा 1 1 होगी। और तीसरी स्टेटमेंट है, लेट M बी सिंपल R मॉड्यूल देन प्रूव दैट होम R M M इज अ डिविजन रिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिविजन रिंग, डिविजन रिंग क्या होता है, जिसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स का मतलब इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल का मतलब 1 1 एंड ऑन 2।
तो अल्टीमेटली घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि जो भी फंक्शन 1 1 तथा ऑन टू होगा वो हमेशा इन्वर्टिबल होता है। इन्वर्टिबल मतलब जहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी। सो प्रूफ लेट एफ इज मैपिंग फ्रॉम कैपिटल एम टू कैपिटल एम बी एन आर होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म ले ली, दिस इम्प्लाई कर्नल एफ एंड इमेज एफ बी सब मॉड्यूल्स ऑफ कैपिटल एम। तो कर्नल एफ और इमेज एफ आपको पता, अगर ये आर होमोमॉर्फिज्म है तो इसका कर्नल और इसकी इमेज जो है वो क्या होते हैं, सब मॉड्यूल्स होते हैं कैपिटल एम के। तो कर्नल एफ और इमेज एफ जो हैं वो एम के सब मॉड्यूल्स होते हैं। इट इज़ प्रूव्ड इन होमवर्क नंबर 15 आई थिंक। होमवर्क नंबर 15 देख लेना आपने, ठीक है। नाउ कर्नल एफ क्या होता है, कर्नल एफ में कौन होता है, कर्नल एफ में डोमेन सेट के वो एलिमेंट जिनकी इमेज अंडर एफ जीरो होती है, जीरो डैश होती है रादर। और इमेज एफ में क्या होता है, इमेजेस होती हैं एफ ऑफ एक्स टाइप के एलिमेंट, मतलब जितने भी कैपिटल एम के अंदर एलिमेंट हैं उन तमाम की इमेजेस, उन तमाम एलिमेंट्स की इमेजेस जो हैं दे आर द सेट ऑफ इमेज एफ, ठीक है। ये कर्नल एफ है ये। तो सिंस एम इज सिंपल आर मॉड्यूल, दिस इम्प्लाई, अगर सिंपल दे रखा तो इसका इट हैज़ ओनली 2 सब मॉड्यूल्स, एक मॉड्यूल जनरेटेड बाय जीरो एंड दूसरा कैपिटल एम इटसेल्फ। तो देखते हैं बारी बारी से, क्योंकि एम सिंपल मॉड्यूल है इसके पास से सिर्फ और सिर्फ 2 ही सब मॉड्यूल होंगे। यहाँ पर हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि कर्नल एफ भी एम का सब मॉड्यूल है, इमेज एफ भी एम का सब मॉड्यूल है। इसका मतलब इन दोनों में से, क्योंकि ये दोनों एम के सब मॉड्यूल हैं और इसके अनुसार एम के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही सब मॉड्यूल हैं, इसका मतलब इन दोनों में से एक होगा मॉड्यूल जनरेटेड बाय जीरो और इन दोनों में से एक होगा एम इटसेल्फ। तो अब चेक करते हैं ज़रा कि इन दोनों में से कौन कैपिटल एम है और इन दोनों में से कौन मॉड्यूल जनरेटेड बाय जीरो है। देखते हैं बारी बारी से। केस नंबर 1, कर्नल एफ जीरो ले लिया पहले हमने, देखते हैं ज़रा। मान लीजिए कर्नल एफ जीरो है, केस नंबर 1 कर्नल एफ या जीरो होगा या एम होगा। मान लीजिए कर्नल एफ एम के बराबर है, हमने मान लिया कर्नल एफ एम। अब ध्यान से देखना ज़रा, मेरी बात ध्यान से सुनना ज़रा। कर्नल एफ एम होने का मतलब क्या हुआ, कर्नल एफ में कौन एलिमेंट है, कर्नल एफ में एम के सिर्फ वो एलिमेंट जिनकी इमेज अंडर एफ जीरो के बराबर है। लेकिन जब कर्नल एफ खुद एम के बराबर ही होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कैपिटल एम के हर एक एलिमेंट की इमेज अंडर एफ जीरो के बराबर होगी। मैं बोल रहा हूँ, सोचना आपने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कर्नल एफ में एम के कौन सा एलिमेंट, सिर्फ वो एलिमेंट जिनकी इमेज अंडर एफ जीरो हो रही है, सिर्फ वो एलिमेंट। मान लो एम में 50 एलिमेंट, तो 50 में से हो सकता है 15 एलिमेंट है जिनकी इमेज अंडर एफ जीरो हो रही है। लेकिन जब वो 50 के 50 एलिमेंट ही कर्नल एफ में चले गए तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो 50 के 50 एलिमेंट कर्नल एफ में चले गए तो उसका मतलब 50 के 50 एलिमेंट की इमेज अंडर एफ जो है वो जीरो के बराबर हो रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कर्नल एफ खुद कैपिटल एम बन गया तो कैपिटल एम के हर एक एलिमेंट की इमेज अंडर एफ जीरो होगी। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ दिस एफ इज ए जीरो फंक्शन। कभी भी किसी भी सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज जीरो नहीं होती है, अगर होती है तो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ दिस फंक्शन इज इटसेल्फ जीरो, इटसेल्फ इज इक्वल टू जीरो फंक्शन। क्योंकि जीरो फंक्शन ही हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसके तहत हर एक एलिमेंट की इमेज जीरो के बराबर आती है। तो इसका मतलब दिस एफ मस्ट बी इक्वल टू जीरो कैप। जीरो कैप मीन्स जीरो फंक्शन। और अगर आप थोड़ा रिवाइंड करें तो ये हम पीछे स्टडी कर चुके हैं जीरो कैप फंक्शन शुरू में, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर एफ जीरो कैप, अगर एफ जीरो फंक्शन हो गया तो सारा मैप ही खत्म हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस कर्नल एफ मस्ट बी इक्वल टू जीरो, मतलब कर्नल एफ नेवर बी इक्वल टू कैपिटल एम, इसका कर्नल एफ इज इक्वल टू जीरो। और ये भी हम पीछे थ्योरम स्टडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 23 में भी प्रूव्ड इफ कर्नल एफ इज इक्वल टू जीरो देन एफ इज 1 1। जिस भी फंक्शन का कर्नल जीरो होता है वो फंक्शन हमेशा 1 1 होता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड। ओके, तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि कर्नल एफ जीरो स्पेस है। अब देखते हैं इमेज एफ। अब इमेज एफ या जीरो होगी या हम देखते हैं या एम होगी। हमने मान लिया कि इमेज एफ जीरो है। अब देखो खुद सोचो अपने आप, अगर इमेज एफ जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इमेज एफ जीरो है तो सीधा होगा एफ इज इक्वल टू जीरो फंक्शन। क्योंकि अगर हर एक इमेज एफ जीरो का मतलब क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट की इमेज अंडर एफ जीरो हो रही, तो इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ एफ इज इक्वल टू जीरो कैप। दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इमेज एफ जीरो स्पेस के बराबर नहीं होगी, इसका मतलब इमेज एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम। और ये भी आपको मैं बता चुका हूँ डेफिनेशन में, अगर फंक्शन की इमेज जितनी भी इमेजेस हैं वो सारा का सारा खुद कोडमेन सेट बन जाए, क्योंकि डोमेन सेट भी एम है यहाँ पे, कोडमेन सेट भी एम है, और कोडमेन सेट इज इटसेल्फ इक्वल टू इमेजेस। इमेजेस मीन्स रेंज सेट, इमेजेस सेट। इमेज एफ कहाँ होती है, रेंज सेट में होती हैं। रेंज सेट इज इटसेल्फ इक्वल टू कोडमेन, तो उसका फंक्शन इज ऑन टू मीन्स सब्जेक्टिव। और द फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब होता है विच इज इंजेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1, सब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू।
और जो भी फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 तथा ऑन टू होता है, वो फंक्शन हमेशा इन्वर्टिबल होता है। और जो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये डिवीजन रिंग बन गया, क्योंकि डिवीजन रिंग में क्या होता है, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स मिलना चाहिए। ठीक है जी। उसका नेक्स्ट डेफिनेशन, नाउ द डिफिकल्ट पार्ट, वन ऑफ द डिफिकल्ट पार्ट, नाउ कंटिन्यूइंग, एन आर मॉड्यूल एम इज कॉल्ड कंप्लीटली रिड्यूसिबल। बोलता कि कोई भी मॉड्यूल जो है वो कंप्लीटली रिड्यूसिबल कहलाएगा इफ कैपिटल एम इज इक्वल टू समेशन अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा, अगर लैम्डा इज इंडेक्स सेट है। इंडेक्स सेट का मतलब इस समेशन के लिए जो आप सुफिक्स यूज़ करेंगे, अल्फा वेरीज फ्रॉम 1 टू दिस, वो वैल्यूज यहाँ से आएंगी। तो समेशन अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा कैपिटल एम अल्फा, वेयर एम अल्फा आर सिंपल आर सब मॉड्यूल, सिंपल आर सब मॉड्यूल्स, ध्यान रखना। बोलता है कि कोई भी मॉड्यूल कंप्लीटली रिड्यूसिबल कब कहलाएगा, जब आप उस मॉड्यूल को सिंपल सब मॉड्यूल की जमा में लिख सकें। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी मॉड्यूल को सिंपल मॉड्यूल की जमा में लिख सकें तो उसको बोलेंगे हम कंप्लीटली रिड्यूसिबल मॉड्यूल। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है, रिलेशन कैपिटल आर ऑन सेट कैपिटल एक्स इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर ऑन कैपिटल एक्स इफ। अब कोई भी रिलेशन पार्शियल ऑर्डर कब कहलाएगा, ये भी आप लोअर क्लासेज में स्टडी कर चुके हैं वैसे, तो चलो देख लेते हैं। पार्शियल ऑर्डर का मतलब इट हैज़ 3 प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। ये लेस देन इक्वल टू रिलेशन है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो कोई भी रिलेशन पार्शियल ऑर्डर कहलाएगा इफ नंबर 1 इट मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मीन्स ए इज लेस देन इक्वल टू ए। लेस देन इक्वल टू मैथ वाला लेस देन इक्वल टू नहीं, ध्यान रखना, दिस इज जस्ट रिलेशन, दिस इज रिलेशन को नाम दिया, जैसे बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं ना, वैसे है ये रिलेशन। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू ए, ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू ए, तो उस केस में ए और बी सेम होनी चाहिए, इसको बोलते हैं एंटी सिमेट्री। और तीसरी है, इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज लेस देन इक्वल टू सी, देन ए इज लेस देन इक्वल टू सी, ए टू बी टू सी, देन ए टू सी। तो जो भी सेट इस रिलेशन के तहत इन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है उसको बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर सेट, पो सेट भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म इसको। ठीक है। उसका टोटल ऑर्डर सेट, टोटल ऑर्डर सेट बोल दो या चेन बोल दो, तो टोटल ऑर्डर सेट और पार्शियल ऑर्डर सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी का फर्क है। कौन सी? ये दूसरी वाली। पहली प्रॉपर्टी सेम है, दूसरी प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ और सिर्फ फर्क है दूसरी प्रॉपर्टी में, पहली और तीसरी प्रॉपर्टी सेम है। तो टोटल ऑर्डर सेट बोल दो या चेन बोल दो, अ चेन सी इन अ पार्शियल ऑर्डर सेट x, लेस देन इक्वल टू इज अ सबसेट ऑफ x such that for all a, b belongs to c, c means chain such that either a is less than equal to b or b is less than equal to a। मतलब पार्शियल ऑर्डर सेट में यहाँ पर एंड आता है, ध्यान रखिएगा, पार्शियल ऑर्डर सेट में यहाँ पर एंड आता है, a लेस देन इक्वल टू b एंड b लेस देन इक्वल टू a, देन a इज इक्वल टू b। लेकिन चेन में या टोटल ऑर्डर सेट में क्या होता है, आइदर a इज लेस देन इक्वल टू b और b इज लेस देन इक्वल टू a, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है। जैसे मैंने मान लीजिए लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू के रिलेशन को मैंने बोल दिया डिवाइड्स, इस लेस देन इक्वल टू इस बाइनरी ऑपरेशन को, मतलब इस रिलेशन को नाम दे दिया मैंने डिवाइड्स। इसका ए डिवाइड्स है ऑलवेज, एवरी एलिमेंट डिवाइड इटसेल्फ। दूसरा, इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, देन ए इज इक्वल टू, इक्वलिटी का पूछा, ए बी को भाग करेगा तथा बी ए को भाग करेगा तब इक्वलिटी होल्ड करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। और तीसरी, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो ए हमेशा सी को डिवाइड करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ बोल रहा है कि पहली तीसरी तो ठीक है, दूसरी के केस में या तो ए बी को डिवाइड करेगा या बी ए को डिवाइड करेगा, मतलब एंड नहीं होगा। किसके केस में? टोटल ऑर्डर सेट के केस में या चेन बोल लीजिए, चेन के केस में। उसके बाद अब ये चीज़ें सारी आप रियल एनालिसिस बीएससी में सीक्वेंस एंड सीरीज वहाँ पे पढ़ चुके हैं, अपर बॉन्ड और बॉन्ड वगैरह, तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको। एन एलिमेंट स्मॉल वी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, मतलब इस सेट का कोई भी एलिमेंट अपर बाउंड कहलाएगा। ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। इस कैपिटल एक्स का कोई भी एलिमेंट इस सी के लिए, इस चेन के लिए अपर बाउंड कहलाएगा अगर इस चेन का हर एक एलिमेंट जो है वो इस वी से छोटा या इसके बराबर होगा। मतलब ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये इसका सब सेट है। तो बोलता है कि इस यूनिवर्सल सेट का कोई भी एलिमेंट जो है वो इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए अपर बाउंड कहलाएगा अगर इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इस वी से छोटा होगा। अब अपर बाउंड की बात करें तो ऑटोमेटिकली सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है। इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इस एलिमेंट से छोटा होगा या एट द मोस्ट इसके बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा? जब ये एलिमेंट खुद इस सेट के अंदर होगा।
ठीक है, तो इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इस सेट से छोटा होगा या एट द मोस्ट बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि ये एलिमेंट इस सेट के लिए अपर बाउंड का काम कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद उसी तरीके से लोअर बाउंड, एन एलिमेंट यू बिलोंग्स टू एक्स इज मैक्सिमम लिया, अपर बाउंड के बाद मैक्सिमम ले लिया, लेकिन लोअर बाउंड की जरूरत नहीं हमारे को, तो उसको हम डिफाइन नहीं करेंगे यहाँ पे। अपर बाउंड के बाद उसने मैक्सिमल एलिमेंट की बात की, ध्यान रखिएगा। एन एलिमेंट यू बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज अ मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ पार्शियल ऑर्डर सेट दिस इफ m is less than equal to a implies m is equal to a for all a belongs to capital X। थोड़ा सा इसको ठीक करिए ज़रा, यहाँ पर u की जगह स्मॉल m है। एन एलिमेंट स्मॉल m बिलोंग्स टू कैपिटल X इज अ मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ पोस्ट सेट दिस, इस पोस्ट सेट का ये मैक्सिमल एलिमेंट कहलाएगा अगर ये इस x का एलिमेंट जो है वो इस x के बाकी तमाम एलिमेंट्स से अगर छोटा लें तो ये ए के बराबर हो जाएगा। इफ़ m इज़ लेस देन इक्वल टू ए, इफ़ m इज़ लेस देन इक्वल टू ए, मतलब हमने कंडीशन लगा दी कि एक कैपिटल एक्स का कोई एलिमेंट उठाया और इसको हम मैक्सिमल नाम दे रहे हैं, तो बोल रहा है कि ये m अगर लेस देन इक्वल टू ए लें तो ये m इस x के प्रत्येक एलिमेंट के बराबर हो जाना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम मैक्सिमल एलिमेंट, सिंपल। और उसका एक जॉन सा मैथमेटिशियन, उसने एक रिजल्ट दिया था, इफ़ एवरी चेन सी इन अ पार्शियल ऑर्डर सेट हैज़ एन अपर बाउंड, बोलता कि अगर पार्शियल ऑर्डर सेट की हर एक चेन के पास अपर बाउंड है, हर एक चेन के पास अपर बाउंड है, तो उस पार्शियल ऑर्डर सेट के पास हमेशा मैक्सिमल एलिमेंट जरूर मिलेगा। जिस भी पार्शियल ऑर्डर सेट के पास अपर बाउंड होगा उसके पास हमेशा मैक्सिमल एलिमेंट मिलेगा। उसका चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, लेट m1 m2 सोन m आर पॉजिटिव इंटीजर्स रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं और इस तरीके से दे रखे हैं कि दे आर रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम मतलब कोई भी दो उठाएं तो उनमें कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, दे रखा है। दैट इज एम आई कॉमा एम के, इसको बोलते हैं जीसीडी। सी ब्रैकेट यहाँ पर जीसीडी का काम करती है, नंबर थ्योरी का रिजल्ट है ये। तो नंबर थ्योरी में ये सी जो है वो जीसीडी का काम करती है। तो एम आई कॉमा एम के जीसीडी इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ से M1 से लेकर MR तक कोई भी दो एलिमेंट उठाएं तो उनकी जीसीडी 1 होनी चाहिए, आई इज नॉट इक्वल टू, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, आर एलिमेंट पॉजिटिव इंटीजर इस तरीके से उठाए कि वो आपस में रिलेटिवली प्राइम है। लेट V1 V2 सोन बी आर आर्बिट्रेरी इंटीजर्स, ये को आर्बिट्रेरी उठाए, इनका कोई कंडीशन नहीं है। देन x इज कॉन्ग्रुएंट टू BI मॉडलो MI हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मॉडलो M1 M2 सोन MR, गुणा है यहाँ पे, थोड़ा ठीक कर लें आप इनको कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो बोलता है कि ये जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू BI मॉडलो MI, इसके पास एग्जैक्टली एक ही सोल्यूशन होगा, बट वो जो सोल्यूशन होगा वो होगा अंडर दिस मॉडलो, इन तमाम MI की गुणा करके जो मॉडलो आएगा उस मॉडलो के तहत इसके पास एग्जैक्टली एक सोल्यूशन होगा। आप ध्यान रखिएगा कि ये एक कॉन्ग्रुएंसी नहीं, बेसिकली दे आर आर्बिट्रेरी कॉन्ग्रुएंसी, रादर दे आर कॉन्ग्रुएंसीज। कैसे, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू B1 मॉडलो M1, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू B2 मॉडलो M2, x इज कॉन्ग्रुएंट टू B3 मॉडलो M3 एंड सो ऑन। ये आर कॉन्ग्रुएंसीज के पास एग्जैक्टली एक सोल्यूशन होगा, बट वो सोल्यूशन होगा अंडर मॉडलो M1 M2 सो ऑन MR। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा टिकलिश भी है। लेट कैपिटल M इज इक्वल टू समेशन अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा, अब आपको ये क्लियर है ये चीज़, कैपिटल M अल्फा बी ए सम ऑफ सिंपल आर मॉड्यूल्स, ये ठीक कर लेना है, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे ये आपको सिंपल मॉड्यूल्स की जमा दे रखी है कैपिटल M के बराबर। ठीक है, लेट कैपिटल के बी सब मॉड्यूल ऑफ कैपिटल M, और एक M का सब मॉड्यूल दे रखा है। तो हमने प्रूव करना है कि अगर हम इस लैम्डा का कोई सबसेट लें, इस इंडेक्स सेट का एक सबसेट लें, इस तरीके से लें कि ये सम जो है, ध्यान रखिएगा, ये सम जो है लैम्डा इंडेक्स सेट के ऊपर है, ये सम जो है ए इंडेक्स सेट के ऊपर है। हो सकता है इसमें 100 वैल्यू हो सकता है इसमें 20 हो, बिकॉज ए सबसेट ऑफ लैम्डा। यहाँ मान लीजिए 100 वैल्यूज हैं, दिस इज अ सम ऑफ 100 एलिमेंट्स, तो ए जो है वो लैम्डा का सबसेट है, तो ऑटोमेटिकली इस सम में ज़्यादा से ज़्यादा लैम्डा के बराबर वैल्यूज होंगी, अदरवाइज हमेशा लैम्डा से कम होंगी। तो हमने प्रूव करना है कि अगर लैम्डा का कोई हम सबसेट ए लें और उस सबसेट के अनुसार ये हमारे पास डायरेक्ट सम हो, समेशन अल्फा बिलोंग्स टू ए M अल्फा, दोनों में फ़र्क रखना है, दोनों सेम नहीं है।
देखने में सेम नजर आ रहे हैं। दिस इज द समेशन ओवर इंडेक्स सेट लैम्डा एंड दिस इज द समेशन ओवर इंडेक्स सेट कैपिटल ए वेयर ए इज सबसेट ऑफ लैम्डा। बोलता कि अगर ये सम डायरेक्ट सम है तो प्रूव करो कि कैपिटल एम इज इट सेल्फ इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ दिस के एंड दिस सम अल्फा बिलोंग्स टू ए एम अल्फा के, और इस के भी एम का सब मॉड्यूल है। ये आपको डायरेक्ट सम दे रखा है, तो हमने प्रूव करना है कि इस के का और इसका डायरेक्ट सम जो है वो कैपिटल एम के बराबर है। ठीक है जी। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, एक सेट डिफाइन किया एस अपनी मर्जी से। लेट कैपिटल एस इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, इस कैपिटल एस में इस इंडेक्स सेट के वो सबसेट लिए, ध्यान रखिएगा ये एक सबसेट नहीं है, इस इंडेक्स सेट के मैंने वो सबसेट लिए जिसके तहत ये सम जो है डायरेक्ट सम है। इस सबसेट के तहत ये सम जो है डायरेक्ट सम है, तथा इस सम की इंटरसेक्शन अगर के साथ लें तो जीरो स्पेस है। ध्यान रखिएगा कि ये सम डायरेक्ट सम है और इसकी इंटरसेक्शन अगर के जो एम का सम मॉड्यूल था उसके साथ इंटरसेक्शन है तो जीरो स्पेस है। ठीक है जी। तो हमने अब देख लीजिए डिफाइनिंग करी है। डिफाइनिंग आपको याद करनी पड़ेगी। पहले तो चेक करते हैं कि ये जो डिफाइनिंग की ये एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं कर रही, इसके अंदर है भी या कुछ की नहीं है। सिंस समेशन अल्फा बिलोंग्स टू फाइव, फाइव है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब जिसमें कुछ भी नहीं है। अगर इसमें कुछ भी नहीं तो इसका मतलब सम भी कुछ नहीं है। ये सम भी कुछ नहीं तो ऑटोमेटिकली जीरो स्पेस है। और ऑटोमेटिकली इसमें जब कुछ भी नहीं है, इसकी इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ लेंगे तो जीरो स्पेस ही आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंटरसेक्शन में जीरो स्पेस होगी। ये है भी कुछ नहीं है, और जो कुछ नहीं है वो हमेशा डायरेक्ट सम होता है। जब है ही कुछ नहीं तो डायरेक्ट सम भी नहीं है, तो अल्टीमेटली बोलने का जो कुछ नहीं है वो डायरेक्ट सम होगा। ये डायरेक्ट सम भी हो गया, ये कंडीशन भी फुलफिल होगी, मतलब इस सेट की दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। मतलब ये सम जो है विद फाइव इंडेक्स सेट डायरेक्ट सम हो गया, और ये सम विद फाइव इंडेक्स सेट के एक साथ इंटरसेक्शन लेके जीरो स्पेस भी हो गया। तो इसका मतलब दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब फाइव कहाँ चला गया, एस में चला गया। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब एस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही जाएगा। नंबर एक, वो इस लैम्डा का सबसेट होना चाहिए। नंबर दो, इस इंडेक्स सेट के अनुसार ये सम डायरेक्ट सम होना चाहिए। और नंबर तीन, इस सम का इंटरसेक्शन के एक साथ जीरो स्पेस आना चाहिए। तो तीन प्रॉपर्टीज हैं। इफ तीन प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, इफ दीज थ्री प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड बाई एनी सेट देन दैट बिलोंग्स टू कैपिटल एस। तो इसका मतलब फाइव तो कम से कम इसके अंदर है, मीन्स एस इज नॉन जीरो। मतलब फाइव सेट है, ध्यान रखना एम्प्टी सेट भी काउंट होता है। गिनती जब करेंगे तो एम्प्टी सेट भी काउंट होता है। तो एम्प्टी सेट इज देयर। ओके, अब ध्यान से देखते जाना जरा। लेट कैपिटल एस बी पार्शियल ऑर्डर सेट। अब इस एस को मान लिया हमने पार्शियल ऑर्डर सेट है विद इंक्लूजन। इंक्लूजन अब आपको पता है मैप इंक्लूजन क्या होता है, इसको सबसेट को बोलते हैं इंक्लूजन हम यहाँ पे। एंड एवरी चेन ए आई इन कैपिटल एस, कैपिटल एस में ये हमने उठाया एलिमेंट, हैज़ एन अपर बाउंड यू ए आई, यू मीन्स यूनियन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा हमने पार्शियल ऑर्डर सेट लिया और साथ में हमने मान लिया कि इस कैपिटल एस के अंदर जो भी चेन होगी इस तरह की, उसके पास हमेशा अपर बाउंड है। एंड द अपर बाउंड ऑफ दीज फैमिलीज इज नथिंग बट दिस इज यूनियन ऑफ दीज फैमिलीज। इन तमाम इस फैमिली के तमाम सेट्स के अगर यूनियन ले लें तो वो सबसे बड़ा बॉन्ड बन जाता है। वो सबसे बड़ा, उसको बोलते हैं अपर बॉन्ड। यूनियन इज ऑलवेज अपर बॉन्ड। सो बाय जॉन्स लेमा, तो जॉन्स लेमा क्या बोलता है कि अगर एस पार्शियल ऑर्डर सेट है और इसके पास अगर अपर बॉन्ड है तो इस सेट के पास मैक्सिमल एलिमेंट जरूर होगा। देन एस हैज़ ए मैक्सिमल मेंबर, नाम दे दिया उसको मैंने कैपिटल ए। ठीक है जी। उसके बाद क्या किया मैंने, जिसको हमने कैपिटल एम के बराबर प्रूव करना है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट सम समेशन अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल ए एम अल्फा, इस डायरेक्ट सम को हमने कैपिटल एम के बराबर प्रूव करना है। इस डायरेक्ट सम को हमने कैपिटल एम के बराबर प्रूव करना है। मैंने इस डायरेक्ट सम को नाम दे दिया कैपिटल एन, इस सम को नाम दे दिया मैंने कैपिटल एन। तो इसका नाम बाकी क्या रह गया प्रूव करने को कि एम और एन दोनों बराबर हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन कि दिस रिजल्ट इज इक्वल टू कैपिटल एन। मैंने इसको नाम दे दिया एन, तो अल्टीमेटली वी वांट टू प्रूव एम इज इक्वल टू एन। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है एम और एन बराबर है। इसके लिए क्या प्रूव करेंगे, एम इज सबसेट ऑफ एन इज सबसेट ऑफ एम, सिंपली। ठीक है, तो क्योंकि के सब मॉड्यूल है, ये के सब मॉड्यूल है, दिस इज द सम ऑफ सिंपल सब मॉड्यूल्स, तो अल्टीमेटली दिस होल सम बिकम्स सब मॉड्यूल। तो उसका मतलब एन इज सब मॉड्यूल। इफ एन इज सब मॉड्यूल तो इट इज ऑलवेज कंटेन्ड इन कैपिटल एम। अब रह गया बाकी प्रूव करना, एन एम का सबसेट हो गया। अब हमने प्रूव करना कि एम एन का सबसेट है। तो इसके लिए क्या किया हमने, अब ध्यान से देखना ज़रा, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है। मैंने इस इंडेक्स सेट से एक बीटा उठाया
और इस तरीके से उठाया कि इसकी एम बीटा की इंटरसेक्शन जब एन के साथ ली, इस एन के साथ जब इस एम बीटा की इंटरसेक्शन एन के साथ ली, तो ये इंटरसेक्शन जो है वो एम बीटा का सब मॉड्यूल बन जाए, एम बीटा का सब मॉड्यूल बन जाए। ठीक है, ये एन इंटरसेक्शन एम बीटा जो है वो एम बीटा का सब मॉड्यूल बन जाए, ये हमने खुद लिया। ठीक है जी, बट एम बीटा इज सिंपल, इट इज़ गिवन, क्योंकि इस सम में जो भी एम अल्फा हैं वो सारे के सारे सिंपल हैं, इसका एम बीटा इज सिंपल। अगर एम बीटा सिंपल है तो इसका इस एम बीटा के दो ही सब मॉड्यूल होंगे, या तो ये होगा या ये होगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि एन इंटरसेक्शन एम बीटा का सब मॉड्यूल है, लेकिन एम बीटा सिंपल है तो उसका इसके दो ही सब मॉड्यूल होंगे, या ये होगा या ये होगा। इसका मतलब एन इंटरसेक्शन एम बीटा या तो ये होगा या फिर एन इंटरसेक्शन एम बीटा के बराबर होगा। तो लिखा हमने दिस इम्प्लाई आइदर एन इंटरसेक्शन एम बीटा इक्वल 0 और एन इंटरसेक्शन एम बीटा इज इक्वल टू एम। देखते हैं जरा, इफ एन इंटरसेक्शन एम बीटा इक्वल 0 लेके चल पड़े, देखते हैं क्या होता है। एन की इंटरसेक्शन एम बीटा के साथ लिए जीरो स्पेस आ गई। मैंने क्या किया, यहाँ पर एन की वैल्यू रख दी, एन की वैल्यू रख दी यहाँ पे, इंटरसेक्शन एम बीटा इक्वल 0 स्पेस। उसके बाद मैंने इसको ओपन कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, के इंटरसेक्शन एम बीटा डायरेक्ट सम एम बीटा इंटरसेक्शन ये। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर डायरेक्ट सम इज इक्वल 0 स्पेस। अब ध्यान से देखना जरा, ये एक एलिमेंट है, इसका डायरेक्ट सम इसके साथ है। डायरेक्ट सम मतलब जमा, डायरेक्ट सम का मतलब क्या है, अब आपको बार बार ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ मैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट सम। नंबर 1, इन दोनों की जमा 0 के बराबर। नंबर 2, इन दोनों की इंटरसेक्शन 0 स्पेस। ठीक है, अब इन दोनों की जमा 0 स्पेस, इसका मतलब इट इज ओनली पॉसिबल इफ दिस इज इटसेल्फ इक्वल टू 0 स्पेस एज वेल एज दिस इज इटसेल्फ इक्वल टू 0 स्पेस। ठीक है जी, तो या तो के इंटरसेक्शन एम बीटा 0 होगा या फिर ये डायरेक्ट सम 0 होगा। इसको हमने यही रिटेन कर दिया। आल्सो, फिर से दोबारा मैंने क्या किया, इस डायरेक्ट सम में, ये जो डायरेक्ट सम था, मतलब ये जो सम था समेशन अल्फा बिलोंग्स टू ए एम अल्फा, इस सम में मैंने एक एलिमेंट डाल दिया। और जब इस एलिमेंट को इस सम में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली बीटा कहाँ जाएगा, ए में चला जाएगा, ये बीटा जाएगा ना ए में। अगर देखो जरा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, इस सम में ये एक एलिमेंट और डाल रहा हूँ। जब इस सम में, मान लो इस सम में 10 एलिमेंट है तो 11 एक और डाल दिया। जब 11 डाल दिया तो ऑटोमेटिकली 11 इस बीटा की वजह से आ रहा है, तो बीटा को इस सेट में जाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी 10 एलिमेंट इस ए के एलिमेंट की वजह से आ रहे हैं। तो इसका बीटा कहाँ चला गया, ए में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बिलोंग्स टू ए यूनियन बीटा, सिंपल कैलकुलेशन, विच इज अ डायरेक्ट सम। ठीक है, इट इज गिवन दिस इज अ डायरेक्ट सम। अगेन फिर दोबारा, समेशन अल्फा बिलोंग्स टू ए एम अल्फा, ये सेम समेशन अल्फा बिलोंग्स टू एम अल्फा, ये जो आपको सम दे रखा है, इसकी इंटरसेक्शन के एक साथ ली तो दिस इज 0 बाय डिफाइनिंग, इट इज गिवन इन द डिफाइनिंग, कि इस तरह के सम्स की इंटरसेक्शन के साथ लें तो 0 स्पेस है। देखिए जरा इधर की, के इंटरसेक्शन समेशन अल्फा बिलोंग्स टू ए एम अल्फा इज इक्वल टू 0 स्पेस। तो बाय डिफाइनिंग की वजह से दिस इंटरसेक्शन इक्वल 0 स्पेस एंड के इंटरसेक्शन एम बीटा, ये हम ऊपर बता चुके हैं, के की इंटरसेक्शन एम बीटा के साथ ले रहे हैं तो इट इज आल्सो 0 स्पेस। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, के की इंटरसेक्शन इन 10 एलिमेंट के साथ भी 0 स्पेस, के की इंटरसेक्शन इस 11वें एलिमेंट के साथ भी 0। तो जब इस 11वें एलिमेंट को मैं यहाँ डालूंगा, जैसे यहाँ डाल दिया था हमने, ये डाल दिया था, के की इंटरसेक्शन 10 एलिमेंट के साथ भी 0 है, के की इंटरसेक्शन इस 11वें एलिमेंट के साथ भी 0 है। तो इसका 11वें एलिमेंट को अगर यहाँ रख दें तो इसकी इंटरसेक्शन फिर के साथ 0 स्पेस होगी। अब अगर आप ध्यान दें तो इसका मतलब देखो ज़रा, आप ध्यान से सुनिए ज़रा। अब ऐसे सेट की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, देखो ज़रा, ऐसे सेट की प्रॉपर्टीज़ क्या थी। नंबर 1, इसके अंदर वो इंडेक्स सेट होंगे जो लैम्डा से आएंगे। नंबर 2, उन इंडेक्स सेट के अनुसार समेशन जो है वो डायरेक्ट सम होगा, और उन इंडेक्स सेट के अनुसार ये सम की इंटरसेक्शन के एक साथ लेंगे तो 0 स्पेस होगी। दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज। अगर इफ एनी सेट सेटिस्फाई दिस 3 प्रॉपर्टीज, एनी इंडेक्स सेट सेटिस्फाई दिस 3 प्रॉपर्टीज, तो वो इंडेक्स सेट कहाँ चला जाएगा, एस में चला जाएगा। अब यहाँ देखो जरा, ध्यान से देखना जरा, यहाँ हमने एक नया इंडेक्स सेट ढूंढा, ये ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बीटा, ये नया इंडेक्स सेट ढूंढा। अगर आप ध्यान दें तो ये नया इंडेक्स सेट, पहली बात लैम्डा का सबसेट होगा, दिस इज ऑलवेज सबसेट ऑफ लैम्डा। क्यों? क्योंकि कैपिटल ए इज सबसेट ऑफ लैम्डा, बीटा इज कमिंग फ्रॉम लैम्डा, तो ए यूनियन बीटा गोज टू लैम्डा। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। दूसरी प्रॉपर्टी, इस इंडेक्स सेट के अनुसार जो सम बनेगा एम अल्फा का, वो डायरेक्ट सम होना चाहिए, वो आपने बता दिया। तीसरी प्रॉपर्टी, इस इंडेक्स सेट के अनुसार इस सम की इंटरसेक्शन अगर के साथ लें
के के साथ लें तो जीरो स्पेस आनी चाहिए। तो पहली कंडीशन इट इज़ सबसेट ऑफ लैम्डा, दूसरी कंडीशन दिस इज अ डायरेक्ट सम, तीसरी कंडीशन इस सम के इंटरसेक्शन के एक साथ ली तो जीरो स्पेस आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंडेक्स सेट कहाँ चला गया, ऐसे में चला गया, बिकॉज दिस इंडेक्स सेटिस्फाई दीज थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ कैपिटल एस। तो दिस ए यूनियन बीटा गोज टू कैपिटल एस। ठीक है, ए यूनियन बीटा गोज टू कैपिटल एस, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं कि ए जो है वो इस एस का सबसे बड़ा सेट है, ए इज मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ कैपिटल एस। पर यहाँ पर क्या हुआ, ए में एक और घुस गया, ए में 10 एलिमेंट थे तो इसमें कितने हो गए, अब इस सेट में कितने हो गए, 11 एलिमेंट हो गए। तो ए जो इससे छोटा हो गया, उस वजह से कॉन्ट्रोडक्शन हो गई। क्यों, क्योंकि ए हमने माना ए सबसे बड़ा मैक्सिमल सेट है कैपिटल एस का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने एन इंटरसेक्शन एम बीटा जीरो स्पेस ली, एन इंटरसेक्शन एम बीटा जीरो स्पेस ली, तो उस केस में ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, एन इंटरसेक्शन एम बीटा किसी भी कीमत पे जीरो नहीं है, एन इंटरसेक्शन एम बीटा इज इक्वल टू एम बीटा। और एन इंटरसेक्शन एम बीटा अगर एम बीटा के बराबर है तो डायग्राम से यू कैन चेक, एन और एम बीटा के इंटरसेक्शन एम बीटा बन रही है, तो क्लियर कट दिस एम बीटा इज सबसेट ऑफ कैपिटल एन इंटरसेक्शन एम बीटा इज सबसेट ऑफ, ठीक है, सॉरी, दिस एन इंटरसेक्शन एम बीटा इज इक्वल टू एम बीटा इटसेल्फ। तो इसका एम बीटा इज सबसेट ऑफ कैपिटल एन, एंड दिस एम बीटा इज सबसेट ऑफ कैपिटल एन फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू लैम्डा। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने एक बीटा ढूंढा, उसके अनुसार एक बीटा के अनुसार आपको एक एम बीटा मिला, वो एन के अंदर चला गया बाई ऑल दिस प्रीवियस थ्योरी। जब आपने ये थ्योरी अप्लाई की तो इस थ्योरी के अनुसार आपने ये एम बीटा ढूंढा जो एन में चला गया, फिर एक और एम बीटा लेंगे, सेम थ्योरी अप्लाई करेंगे, फिर वो एन में घुस जाएगा, एक और एम बीटा लेंगे, वो भी एन में घुस जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इस लैम्डा के अंदर जितने भी बीटा हैं, जितने भी इस इंडेक्स सेट के अंदर जितने भी बीटा होंगे, उन तमाम बीटा के लिए तमाम एम बीटा कहाँ चले गए, एन में चले गए। जब तमाम एम बीटा एन में चले गए तो इसका मतलब उन तमाम एम बीटा का सम भी एन में चला गया। अगर वो सारे के सारे एम बीटा एन में चले गए तो उन तमाम एम बीटा का सम, जिसको हम एम अल्फा के रूप में लिख रहे हैं, वो पूरा का पूरा सम भी एन में चला गया। और इस सम को क्वेश्चन में आपको नाम दे रखा है कैपिटल एम। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, दिस सम ऑफ सिंपल सब मॉड्यूल्स और सिंपल मॉड्यूल्स इज इक्वल टू कैपिटल एम। तो एम इज सबसेट ऑफ एन, तो आई थिंक इट इज प्रूव्ड। एन इज सबसेट ऑफ एम हम पहले बोल चुके हैं, एम इज सबसेट ऑफ एन यहाँ से हो गया, इसका एम और एन दोनों आपस में बराबर हो गए। अगर एम और एन दोनों बराबर हो गए तो एम इज इक्वल टू दिस, एन की वैल्यू रख दी हमने, यही हमने प्रूव करना था। तो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, दिस क्वेश्चन इज एज सिमिलर एज दिस क्वेश्चन नंबर 34। मतलब आपने क्वेश्चन नंबर 34 को यहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है एज इट इज। क्वेश्चन देखते हैं पहले, लेट एम इज इक्वल टू समेशन अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा एम अल्फा बी अ सम ऑफ सिंपल आर मॉड्यूल्स। सेम क्वेश्चन दे रखा, देखो क्वेश्चन नंबर 35 इज सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 34। दिस इज द सम ऑफ सिंपल मॉड्यूल्स, then there exists a subfamily m alpha, alpha belongs to a subset of lambda such that m is equal to direct sum summation alpha belongs to a m alpha। अगर देखो ज़रा यहाँ से मैं अगर k को हटा दूँ, अगर मैं यहाँ से k को हटा दूँ तो उसके इसमें दिस m बिकम्स दिस, और क्या ये सिमिलर है। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब क्या है कि आपने क्या करना है, आपने एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 34 प्रूव करना है, एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 34 प्रूव करना है। और लास्ट में आके आप क्या करेंगे, लेट अस सपोज दिस कैपिटल के इज इक्वल टू जीरो स्पेस, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 35 में कहीं भी सब मॉड्यूल के नहीं दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 34 में सब मॉड्यूल के दे रखा था, यहाँ सब मॉड्यूल के नहीं है, इसका मतलब दिस के इज जीरो स्पेस। और जीरो स्पेस का डायरेक्ट सम किसी के साथ भी लें तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जीरो स्पेस इज इटसेल्फ जीरो एलिमेंट, और जीरो एलिमेंट इज एडिटिव आइडेंटिटी, और एडिटिव आइडेंटिटी की वजह से एम बिकम्स दिस सम, तो एम इज इक्वल टू दिस। तो यही किया इसमें और कुछ नहीं किया, यू कैन चेक, देखिए ज़रा, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 34 प्रूव किया है, ये सेम एज इट इज़, कोई चेंज नहीं है, सिमिलर, द प्रूफ इज सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 34। मतलब यू हैव टू कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नंबर 34, और लास्ट में आके फिर यहाँ पे जैसे एम इज इक्वल टू के डायरेक्ट सम ये आया, सो बट हेयर लेट अस चूज के इज इक्वल टू जीरो स्पेस, सो एम बिकम्स दिस। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, अगेन इंपॉर्टेंट वन,
लेट कैपिटल एम बी अ कंप्लीटली रिड्यूसिबल मॉड्यूल, कंप्लीटली रिड्यूसिबल दे रखा है। लेट कैपिटल के बी नॉन जीरो सब मॉड्यूल ऑफ एम, एम कंप्लीटली रिड्यूसिबल है, के आपको जीरो नॉन जीरो सब मॉड्यूल दे रखा है। शो दैट के इज़ कंप्लीटली रिड्यूसिबल, देखो एम कंप्लीटली रिड्यूसिबल दे रखा है, के एम का सब मॉड्यूल है। इसका मतलब बोलने की सिंपल भाषा में अगर बात करें, अगर कोई मॉड्यूल कंप्लीटली रिड्यूसिबल है तो उसका सब मॉड्यूल भी कंप्लीटली रिड्यूसिबल होगा। आल्सो शो दैट दिस के इज डायरेक्ट समांड, और लास्ट में प्रूव करना कि ये के जो है वो डायरेक्ट समांड है। और डायरेक्ट समांड का मतलब अब याद होना चाहिए आपको, डायरेक्ट समांड का मतलब अगर एम को आप दो सब मॉड्यूल की जमा में लिख सकें तो उसमें से एक होता है डायरेक्ट समांड और दूसरा होता है सप्लीमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम को आपने के तथा एक और एम के सब मॉड्यूल के डायरेक्ट सम में लिखना है, अगर लिख पाए तो ये के बन जाएगा डायरेक्ट समान, सिंपल। तो देखते हैं जरा, लेट कैपिटल एम बी कंप्लीटली रिड्यूसिबल, इट इज गिवन। कंप्लीटली रिड्यूसिबल का मतलब, कंप्लीटली रिड्यूसिबल का मतलब उसको हम सिंपल सब मॉड्यूल्स की जमा में या मॉड्यूल्स की जमा में लिख सकते हैं। तो हमने एम को सिंपल मॉड्यूल्स की जमा में ले लिया। वी नो इफ कैपिटल के इज आर सब मॉड्यूल ऑफ एम, आर सब मॉड्यूल ऑफ एम, then there exist lambda dash, then there exist lambda dash subset of lambda such that m is equal to k direct sum summation alpha belongs to lambda dash m alpha। अगर आपको ध्यान हो उसको नंबर 1 कर दिया मैंने, अगर ध्यान हो तो दिस इज नथिंग बट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 34 इटसेल्फ। 34 में लैम्डा डैश की जगह ए लिया था हमने, यहाँ ए था, यहाँ पर हम लैम्डा डैश ले रहे हैं। तो यू हैव टू प्रूव दिस बाय क्वेश्चन नंबर 34। अब ध्यान से देखो जरा, वी हैव रिटन दिस कैपिटल एम एज डायरेक्ट सम ऑफ दिस के एज वेल एज दिस सेट। आपने एम को इसके तथा इसके डायरेक्ट सम में लिख दिया, फिर के इज सब मॉड्यूल ऑफ एम एज वेल एज दिस इज द सम ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ कैपिटल एम। तो ये भी सब मॉड्यूल हो गया, ये भी सब मॉड्यूल हो गया। आपने इस एम को दो सब मॉड्यूल की जमा में लिख दिया, तो इसका मतलब ये के बन गया डायरेक्ट समांड, तो ये बन जाएगा सप्लीमेंट। तो के इज ए डायरेक्ट समांड ऑफ एम, एक पार्ट हो गया प्रूव। अब हमारा अगला मकसद है प्रूव करना कि ये कैपिटल के जो कंप्लीटली रिड्यूसिबल है। तो कैपिटल के कंप्लीटली रिड्यूसिबल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम देखेंगे कि क्या अगर ये कैपिटल के कंप्लीटली रिड्यूसिबल है तो क्या ये कैपिटल के सिंपल मॉड्यूल या सिंपल सब मॉड्यूल की जमा में है। अगर ये मॉड्यूल है तो यहाँ पर सिंपल मॉड्यूल आएंगे, ये सब मॉड्यूल है तो यहाँ पर सिंपल सब मॉड्यूल आएंगे। तो अल्टीमेटली अब टारगेट क्या रहेगा प्रूव करना कि ये के कंप्लीटली रिड्यूसिबल है। इसके लिए हम प्रूव करेंगे कि दिस के मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ सिंपल सब मॉड्यूल्स या सिंपल मॉड्यूल्स। तो देखते हैं जरा, अगेन वी नो इफ ए एंड बी आर सब मॉड्यूल्स ऑफ कैपिटल एम देन ए प्लस बी बटा ए इज आइसोमॉर्फिक टू बी बटा ए इंटरसेक्शन बी। ये रिजल्ट पहले भी यूज हुआ था। दिस इज आवर होमवर्क नंबर 21। दिस इज अगेन वन ऑफ द स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे, ए प्लस बी बटा ए डायरेक्ट सम आइसोमॉर्फिक टू बी बटा ए इंटरसेक्शन बी। तो देखते हैं ज़रा, प्रोसीड करते हैं ज़रा। क्या किया हमने, बी ले लिया हमने कैपिटल के, ये याद करने पड़ेंगे आपको। कैपिटल के बी ले लिया हमने कैपिटल के, और ए लिया डायरेक्ट सम। डायरेक्ट सम किसका, उन तमाम एम अल्फा का वेयर अल्फा इज कमिंग फ्रॉम लैम्डा डैश। लैम्डा डैश मीन्स कैपिटल ए, अगर आपको ध्यान हो क्वेश्चन नंबर 34 में। अब इस ए और बी की वैल्यू को उठाओ, इस ए और बी की वैल्यू को उठाओ और इस फार्मूले में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। ए और बी की वैल्यू उठाओ और इसमें रख दी मैंने, यू कैन चेक। ठीक है जी, ए और बी की वैल्यू रख दी आइसोमॉर्फिक टू ए बटा ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर आप ध्यान दें तो ये चीज़ जो है अभी हमने क्वेश्चन नंबर 34 में चेक किया, दिस इंटरसेक्शन इज ऑलवेज जीरो स्पेस। और वैसे भी क्योंकि इन दोनों को आपने डायरेक्ट सम में लिखा है, इन दोनों को आपने डायरेक्ट सम में लिखा है और डायरेक्ट सम में लिखा है, तो इसका हमने दोनों में कॉमन क्या होगा, जीरो स्पेस। तो दिस बिकम्स जीरो स्पेस, और के अपॉन जीरो स्पेस इज के इटसेल्फ। तो इसका मतलब दिस रिजल्ट इज आइसोमॉर्फिक टू के इटसेल्फ। इसको कर दिया नंबर 2 हमने। उसके बाद क्या किया मैंने, लैम्डा में से जो सबसे बड़ा इंडेक्स, जो एक्चुअली इंडेक्स सेट था, उसमें से मैंने लैम्डा डैश को बाहर निकाल दिया, जो बाकी बचा उसको दे दिया नाम लैम्डा डबल डैश। और देने के बाद मैंने क्या किया, इस इंडेक्स सेट को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। इस लैम्डा को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। एक हिस्सा लिया मैंने लैम्डा डैश के लिए, लैम्डा डैश के अनुसार एम अल्फा का डायरेक्ट सम, और दूसरा लैम्डा डबल डैश के अनुसार एम अल्फा के डायरेक्ट सम। तो मैंने लैम्डा को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, कुछ नहीं किया। और अब हमारा टारगेट है प्रूव करना कि ये सम जो है, ये सम जो है दिस इज डायरेक्ट सम, ये सम जो है दिस इज डायरेक्ट सम। हमने इस सम को इन दो डायरेक्ट सम की जमा में लिखा है, हमने प्रूव करना कि ये डायरेक्ट सम है। देखते हैं ज़रा, तो
इसको डायरेक्ट सम प्रूव करने के लिए पहली बात, इन दोनों सेट के एलिमेंट की जमा इसके एलिमेंट के बराबर आनी चाहिए। दूसरी बात, इन दोनों सेट के एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन जो है वो जीरो स्पेस आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक एम बीटा यहाँ से उठाया, एक एम गामा यहाँ से उठाया, ले ली इंटरसेक्शन। इस सेट के और इस सेट के दो एलिमेंट उठाया और उनकी इंटरसेक्शन ले ली। फिर बीटा इज कमिंग फ्रॉम लैम्डा डैश, गामा इज कमिंग फ्रॉम लैम्डा डबल डैश। बजाय ये पूरा उठाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको एलिमेंट वाइज स्टडी कर रहे हैं। अगर एलिमेंट वाइज स्टडी कर रहे हैं, अगर एलिमेंट वाइज स्टडी होल्ड करके तो उसका मतलब इसके लिए भी सेट्स के लिए भी होल्ड कर जाएगी। सिंस एम बीटा इंटरसेक्शन एम गामा इज कंटेंड इन एम गामा ऑलवेज, ये एम बीटा ये एम गामा, तो दोनों की जब इंटरसेक्शन ली तो इंटरसेक्शन इज कंटेंड इन एम गामा। ठीक है, इवन एम बीटा इंटरसेक्शन एम गामा इज कंटेंड इन एम बीटा आल्सो, पर मुझे जिसकी जरूरत है मैं वो ले रहा हूँ, इज कंटेंड इन एम गामा एंड एम गामा इज सिंपल। और एम गामा हमें सिंपल दे रखा है। अगर एम गामा सिंपल है तो इसका मतलब इसके दो ही सब मॉड्यूल होंगे, जीरो एंड एम गामा इटसेल्फ। लेकिन इसका मतलब एम गामा या तो जीरो स्पेस होगा एम गामा, या इक्वल टू एम होगा। तो हमने ले लिया एम बीटा इंटरसेक्शन एम गामा का सब मॉड्यूल बना, ये इसका सबसेट है, मतलब इसका मतलब ये इसका सब मॉड्यूल है, ये इंटरसेक्शन इसकी सब मॉड्यूल है। लेकिन ये सिंपल है, अगर ये सिंपल है तो इसके दो ही सब मॉड्यूल होंगे, कौन कौन, जीरो एंड दिस। इसका एम बीटा इंटरसेक्शन एम गामा या जीरो होगा, एम इंटरसेक्शन एम गामा या फिर एम गामा होगा। तो हमने ले लिया एम बीटा इंटरसेक्शन एम गामा इज इक्वल टू एम गामा, ले लिया। अगर ये इसके बराबर है, अगर ये इसके बराबर है तो देख लो ज़रा, अगर ये इंटरसेक्शन दोनों की इंटरसेक्शन एम गामा है, तो अगर ये इसके बराबर है तो इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ एम गामा इज कंटेंड इन एम बीटा इटसेल्फ। ठीक है जी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि एम बीटा भी सिंपल है। अगर एम बीटा सिंपल है तो इसके भी दो ही सब मॉड्यूल होंगे, इसके भी दो ही सब मॉड्यूल होंगे। एम बीटा इज सिंपल, इसके भी दो ही सब मॉड्यूल होंगे। दैट इज जीरो इज कंटेंड इन एम बीटा एज वेल एज एम बीटा इज कंटेंड इन एम बीटा। तो इसका एम बीटा में जाने वाले दो ही होंगे, या जीरो होगा या एम बीटा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एम गामा एम बीटा में घुस रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका मतलब जब आपने एम बीटा इंटरसेक्शन एम गामा एम के बराबर लिया, एम गामा के बराबर लिया, तो ये कॉन्ट्रोडिक्शन आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एम बीटा इंटरसेक्शन एम गामा इज इक्वल टू जीरो स्पेस। और अगर इन दोनों एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन जीरो स्पेस आई तो इसका मतलब ये सम क्या बन गया, सम तो हमने पहले लिख दिया हुआ, इन दोनों की इंटरसेक्शन भी जीरो स्पेस होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डायरेक्ट सम हो गया। तो ये लिखा हमने, दिस इंप्लाई समेशन अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा एम अल्फा इज अ डायरेक्ट सम। ओके, यूजिंग 3 इन इक्वेशन नंबर 2, 3 ये इसकी वैल्यू उठाई, इसकी वैल्यू या यूजिंग 3 इन नंबर 2 कैसे, पहले नंबर 2 को उठाया हमने। नंबर 2 क्या है, के डायरेक्ट सम ये बटा ये एज इट इज़ आइसोमॉर्फिक 2 के। नंबर 2 ये पहले मैंने नंबर 2 उठाया, ये पहले मैंने नंबर 2 उठाया। ठीक है, अभी नंबर 3 यूज़ नहीं किया, ध्यान रखना है। अभी मैंने नंबर 2 उठाया, नंबर 2 उठाने के बाद ये चीज़ जो है, दिस इज़ प्रूव्ड इन क्वेश्चन नंबर 34। और यहाँ पर भी आपने बोला कि ये सम जो है दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम, ये डायरेक्ट सम जो है कैपिटल एम के बराबर है। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपने ऊपर, तो ये आ गया नंबर 1 से, कैपिटल एम के बराबर है नंबर 1 से दैट डायरेक्ट सम इज इक्वल टू कैपिटल एम। कैपिटल एम की वैल्यू इसके बराबर दे रखी है, कैपिटल एम इसके बराबर दे रखा है। ठीक है जी, क्योंकि कैपिटल एम कंप्लीटली रिड्यूसिबल है, तो उसको सिंपल मॉड्यूल की जमा में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने पुट किया था नंबर 3, ये समेशन अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा एम अल्फा, इसकी वैल्यू को उठाया नंबर 3 से और ये रख दिया। बाकी सेम है, डिनोमिनेटर सेम इधर सेम है। उसके बाद क्या किया मैंने, लैम्डा डैश वाले डायरेक्ट सम को नाम दे दिया कैपिटल ए, डबल डैश वाले को नाम दे दिया मैंने कैपिटल बी, और फिर से दोबारा इस रिजल्ट को अप्लाई किया, फिर से ए प्लस बी बटा ए आइसोमॉर्फिक टू बी बटा ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये रख दी हमने, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू। ठीक है जी, उसके बाद नंबर 4 से अगर ध्यान दें आप, नंबर 4 को अगर ध्यान दें आप, तो नंबर 4 की ये वाली साइड इज सिमिलर टू ये वाली साइड, नंबर 4 की लेफ्ट साइड और इसकी लेफ्ट साइड दे आर सेम, और दिस इज आइसोमॉर्फिक टू के, तो इसकी जगह आ गया के, और ये चीज़ एज इट इज़। उसके बाद फिर दोबारा से ध्यान से देखें ज़रा आप, ये अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा बटा बटा डैश बड़ा डायरेक्ट सम ये आ गया। नीचे इसकी और इसकी इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, क्योंकि ये भी डायरेक्ट सम है, ये भी डायरेक्ट सम है, तो दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी, ये बन गया जीरो स्पेस। तो वी लेफ्ट विद के इज आइसोमॉर्फिक टू दिस डायरेक्ट सम, एंड दिस डायरेक्ट सम इज नथिंग बट दिस इज द सम ऑफ सिंपल मॉड्यूल्स,
This is the sum of simple modules. Direct sum means sum. This is the sum of simple modules. If this is the sum of simple modules, this kind of we have proved this capital K is isomorphic to sum of simple modules. If this K is isomorphic to sum of simple modules, तो इसका मतलब K is completely reducible. यही हमारी completely reducible की डेफिनेशन है कि अगर किसी मॉड्यूल या सब मॉड्यूल को सिंपल मॉड्यूल की जमा में लिख सकें तो वो completely reducible होता है. सो दिस इज द थ्योरम. अब इसी थ्योरम के बिहाफ पे नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 37. थ्योरम नंबर 37 सिंपल वन. तो let capital M be completely reducible module and K is not equal to M is a sub module of M, then show that M बटा K is completely reducible. तो 37 को करने के लिए you have to prove 36 also, 34 सॉरी. तो अब हमने प्रूव करना कि अगर M completely reducible है तो M बटा K भी, अब कोशेंट मॉड्यूल भी completely reducible होगा. तो देखते हैं M completely reducible है, इसका M इज इक्वल टू समेशन अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा M अल्फा. ठीक है, इस completely reducible है तो हम सिंपल मॉड्यूल की जमा में लिख सकते हैं. आल्सो M इज इक्वल टू दिस, प्रूव इट बाय क्वेश्चन नंबर 34. वहाँ 34 में लैम्डा डैश की जगह कैपिटल ए था. अगेन वी नो, फिर वही सेम रिजल्ट, ए प्लस बी बटा ए इज आइसोमॉर्फिक टू बी बटा ए इंटरसेक्शन बी. ए की वैल्यू के पुट कर दी, बी की वैल्यू ये पुट कर दी. ए और बी को उठाओ यहाँ रख दो. जैसे यहाँ पे रखा तो क्या बन गया, ये इंटरसेक्शन होगी जीरो स्पेस, क्योंकि ये सब मॉड्यूल के इंटरसेक्शन इसके साथ जीरो स्पेस होगी बाई क्वेश्चन नंबर 34 की वजह से. यहाँ बचेगा सिर्फ ये. ठीक है, और इस साइड ये डायरेक्ट सम जो है, ये डायरेक्ट सम जो है, ये जो डायरेक्ट सम है, ये पूरा का पूरा डायरेक्ट सम कैपिटल एम के बराबर है. ये पूरा कैपिटल एम के बराबर. तो ये बन गया एम बटा के, ये बन गया जीरो स्पेस और बचा हमारे पास ये. तो इसका मतलब वी प्रूव्ड एम बटा के इज आइसोमॉर्फिक टू सम ऑफ सिंपल मॉड्यूल्स. Again we proved m bata k is isomorphic to sum of simple modules. If this is equal to sum of simple modules, तो जिसका मतलब m बटा k is completely reducible. क्योंकि completely reducible की डेफिनेशन है कि जिस भी मॉड्यूल को आप सिंपल मॉड्यूल की जमा में लिख सकें तो वो completely reducible होता है. तो दिस इज द सम ऑफ सिंपल मॉड्यूल्स. सो दिस इज द क्वेश्चन. उसके बाद हमारे पास होमवर्क हैं अब इनसे रिलेटेड. ये हैं होमवर्क हमारे. तो पहला होमवर्क नंबर 30, वेरी सिंपल. शो दैट जेड बटा P1 P2, जेड बटा ब्रैकेट में P1 P2 इज कंप्लीटली रिड्यूसिबल जेड मॉड्यूल वेयर P1 एंड P2 आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स. नाउ यू कैन प्रूव इजीली. क्वेश्चन नंबर 31 है, होमवर्क नंबर 31. ये 2-3 बार पेपर में आ चुका. गिवन एग्जाम्पल ऑफ एन मॉड्यूल विच इज कंप्लीटली रिड्यूसिबल. आपने एक ऐसे मॉड्यूल का एग्जाम्पल देना जो कंप्लीटली रिड्यूसिबल है. और यही एग्जाम्पल है. लेट R इज इक्वल टू F2 बी द 2x2 matrices ring over a field F. Show that R is completely reducible R module. Prove the same result if R is equal to Fn. F2 पहले तो 2x2 matrices ले लिया, अब n क्रॉस n ले ली फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर है. और उसके बाद होमवर्क नंबर 32 है. दिस इज अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन. लेट R इज इक्वल टू F 0 F, M इज इक्वल टू 0 F 0 0. तो आपने प्रूव करना है कि R बटा M कंप्लीटली रिड्यूसिबल है. अब ये फिर कोशेंट मॉड्यूल बन गया, ध्यान रखना. और होमवर्क नंबर 33, लेट कैपिटल R बी अ रिंग विद यूनिटी. शो दैट R एज एन R मॉड्यूल इज कंप्लीटली रिड्यूसिबल इफ एंड ओनली इफ ईच R मॉड्यूल M इज कंप्लीटली रिड्यूसिबल. मतलब अगर R कंप्लीटली रिड्यूसिबल है तो आपने प्रूव करना है M कंप्लीटली रिड्यूसिबल है. अगर M कंप्लीटली रिड्यूसिबल है तो आपने प्रूव करना है R कंप्लीटली रिड्यूसिबल है. तो उसी के साथ ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ. सो थैंक यू वेरी मच.